काम है। लेकिन आपको पता है, जब आपने ये बुद्धिजीवी वाला काम किया, उस समय जब आप सो रहे थे, आपका पैसा भी सो रहा था। बस यहीं से सारी बड़ी गलतियां शुरू हो गई। इन्वेस्टमेंट का जो बहुत बड़ा नियम है वो ये है कि जब आप सो रहे हो तो आपका पैसा नौकरी करने गया हो। अगर कोई पूछे व्हाट इज इन्वेस्टमेंट, तो मेरी एक लाइन में आंसर ये है कि जब आप सो रहे हो तो आपके बिहाफ पर कोई नौकरी करने गया हो। सर ये कैसे हो सकता है? मैं सिखाऊंगा ना कैसे हो सकता है। आपका इन्वेस्टमेंट वर्सेस जो आपने धन बचाकर रखा, इसमें एक मेजर अंतर यह है कि आपने इसको कट बनाकर साइड में रख लिया कि भाई ये मैंने अपनी तनख्वाह में से सेव कर लिया, क्योंकि किसी बुद्धिजीवी ने कहा था 20% बचाना है, बचा लिया मैंने। बस बचे हुए 20% का करना क्या है, तो इसको मैं अपने पास ही रख लूं तिजोरी में ताला मार के। या फिर पापा जी ने कहा था पैसा धरा हो तो बेटे एफडी करा देना, मैं फिक्स डिपॉजिट बैंक में डाल देता हूं, बैंक इस पर मुझे ब्याज देगी, बढ़िया चलता रहेगा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। फिर एक बुद्धिजीवी आया, उसने कहा अरे यार तेरे को पता है जयपुर के बाहर 20 किलोमीटर दूरी पर लाख रुपए में 100 वर्ग गज का प्लॉट मिल जाएगा। भाई साहब लाख रुपए में मिल जाता है क्या? बोले यार किसी ने कहा तो है 50 का तो मिल जाएगा गुरु, ले ले यार। हाँ ठीक है, तो भाई मैंने पैसा निकाला, मेरा जमीन में डाल दिया। ऑप्शन है जी। आपको समझाया किसी ने एफडी करा ले, आप एफडी कराने निकल गए। किसी ने समझाया कि भाई तू जमीन में लगा दे, जमीन निकाल ले। पापा मम्मी ने समझाया देख बेटे हमको तो ज्यादा नहीं पता, तू ज्यादा पढ़ा लिखा बनता है, हमने तो किसी को भी सोना लेके रोते नहीं देखा, जो सोना लेता है चैन की नींद सोता है। आपके दिमाग में फिर ऑप्शन आया, आपके दिमाग में फिर ऑप्शन आया कि सोना लेना चाहिए क्या, यानी कि गोल्ड भी कोई अच्छी चीज है। तो हमारी बात ही बातों में जो मैंने 20% बचाया, या तो मैं उसको सीधा रख दूं, सीधा रख दूं मतलब धरा रहे भाई तू यहीं पे। दूसरा ऑप्शन बनकर आया कि मैं भाई इसको बैंक में डाल दूं एफडी कराने के लिए। तीसरा ऑप्शन बनकर आया एफडी छोड़ यार मैं इसका प्लॉट ले लेता हूं। चौथा ऑप्शन बनकर आया पापा मम्मी ने कहा कि गोल्ड ले ले, गोल्ड ले लेता हूं। और पांचवा ऑप्शन बनकर आया जिसके लिए मैं आपके सामने आया हूं कि भाई सुन, लाख रुपए भी है ना तेरे पास, कंपनी का मालिक बन जाए। गुरुजी लाख रुपए में कौन मालिक बनाएगा? मैं कहा अडानी, अंबानी, टाटा, बिड़ला, विप्रो, टीसीएस, नाम ले मेरे भाई, सब तेरे को मालिक बनाने को तैयार है। क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा भाई पुष्पा ध्यान से जा, फिर से देख के आ, कह के आ कि 4.5% का ही मालिक बनूंगा, पर मालिक बनूंगा। मगर जा तो सही एक बार। आपके दिमाग में फिर सनसनी आ गई कि क्या बात कर रहे हो, मैं मालिक बन सकता हूं? अरे भाई फुल प्रूफ मालिक बनेगा, जा तो सही एक बार। आपका दिमाग फिर चलने लगा कि यार ये तो बहुत सही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास दिए गए ऑप्शंस में ऑप्शन नंबर 1, पहला ऑप्शन था कि मैं जाऊं अपने मैंने तिजोरी में पैसे को धरूं। देखो ध्यान से समझना, मैंने इन्वेस्टमेंट वर्सेस आप लोगों को सेविंग का एक बहुत बेसिक अंतर बताने का काम किया है। ध्यान से सुनिएगा। कुछ बच्चे लिख रहे हैं कनेक्शन लॉस्ट, रिकॉर्डिंग पोर्टल पर होगा। गौतम नहीं, कनेक्शन तो सही सही चल रहा है, एप्लीकेशन चल रही है ना? हाँ ऑल क्लियर ना, थम्स अप कर देना भाई। देखो आपकी तरह मेरा भी पहला दिन है इस प्लेटफॉर्म पर, मेरा भी पहला दिन है ना। मास्टर में बहुत पुराना हूं, 15 साल से ज्ञान दे रहा हूं, इस प्लेटफॉर्म पर पहली बार दे रहा हूं, है ना। तो इसमें थोड़ा सा कॉपरेट करना यार, है ना। जैसे आप लोगों को मेरे से मिलने की एंजाइटी थी ना, मैं 2 रातों से सोया नहीं हूं, खाए खाए जा रहा हूं एंजाइटी में, क्योंकि मैं जब एंजाइटी में होता हूं ज्यादा खा लेता हूं। और खा करके भाई मिलना है वो वाली फीलिंग आ रही थी। शादी को 12 साल हो गए, लेकिन आपसे मिलने की वैसी वाली फीलिंग आ रही थी जैसे पहली बार प्रेमी प्रेमिका से मिल रहा हो। तो वैसी वाली फीलिंग है मेरी आपके साथ, है ना। तो थोड़ा सा मतलब इसको बांध के रखना गुरु यार, ठीक है। हाँ, और हिम्मत देना भाई को यार, है ना। हाँ, आज जो ज्ञान दे रहा हूं ना वो वाले ज्ञान है जो मैंने इतने साल ठोकर खा के सीखे, अनुभव दे रहा हूं आपको। और इन अनुभवों की कीमत इसलिए समझ लेना कि ज्ञान देने वाला जो आदमी है कोई फर्जी नहीं है। आपके सामने खड़ा हुआ आदमी पोस्ट ग्रेजुएशन में गोल्ड मेडलिस्ट है, आईआईटीएन है, सिविल सर्विसेज का टॉपर है, और अब फाइनेंस की ज्ञान पढ़कर दे रहा है। और जल्दी आपको खुशखबरी दूंगा कि एनआईएसएम जितने भी प्रकार के पेपर लेती है भाई, एक एक करके सबका नंबर लगाएगा कि तुम ये लो पकड़ो, इंडिया के अंदर फाइनेंस की हिस्ट्री बदलने वाले हैं अपन। आपके साथ साथ चिंता मत करो, जिनको ये वाला है ना कि सर ज्ञान के लिए आप क्या कर रहे हो, ज्ञान के लिए सेवी को क्रैक कर डालेंगे अपन, करेंगे। अब अपन स्टूडेंट है भाई आपके साथ, और बचपन से स्टूडेंट रहा हूं, बस इसी का घमंड रहा है। आगे सुनो। तो अब क्या, हाँ ये सारा सेशन आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिल जाएगा भाई। जो बार बार परेशान हो रहे हैं, परेशान ना हो, ये समझे कि ये सेशन आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी मिल जाएगा, ठीक है ना, परेशान ना हो। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले एक ऑप्शन था तिजोरी में पैसे डाल दो, सब तिजोरी में डाल दिए। तिजोरी में पैसे डाल दिए, पंकज तिजोरी ने पैसा डाला। साल भर बाद देखा कि मैंने तो यार एक साल में लाख रुपया तिजोरी में रखा था, हर महीने में 10,000 रुपए निकालता था, साल भर में मैं केवल 10 महीने निकाल पाया क्योंकि 2 महीने कोई काम आ गया था। पंकज तिजोरी ने तिजोरी में 1 लाख रुपया धर दिया था। अच्छा, अगले साल जब फिर से उसने जीवन यात्रा शुरू की, उस समय उसको पता चलता है कि दूध वाले ने दूध महंगा कर दिया है। पिछले साल तक इतने रुपए किलो था, अब इतने रुपए कर दिया है। आलू वाले ने आलू महंगे कर दिए, गेहूं वाले ने गेहूं, आटे वाले ने आटा महंगा कर दिया, पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, फ्रेंड ये जो मोबाइल का रिचार्ज है ये महंगा हो गया, स्कूल की फीस में इतना इजाफा हो गया, काम वाली ने पैसा बढ़ा दिया है, सब तरफ मकान मालिक ने रेंट बढ़ा दिया, सब बढ़ गया। ये हो क्या रहा है? इसको महंगाई कहते हैं। सरकार कहती है, अब आप जानते हैं सरकार पर आप खुद कितना ट्रस्ट करते हैं, ये आपके ऊपर है। लेकिन सरकारी आंकड़े कहते हैं कि देश की महंगाई हर साल 4 से लेकर 6% बढ़ना परमिटेड है। इतना पैसा महंगाई का बढ़ जाता है। महंगाई जो है ना वो 4 से लेकर 6% तक बढ़ती है। आपका दिमाग फिर से चकराया, 4 से 6% तक महंगाई बढ़ती है? हाँ, तो इसका मतलब जो मैंने लाख रुपया रखा था उसमें से 6% पैसा खत्म हो गया। मैं कहा भाई मेरे को ये तो नहीं पता, मुझे ये जरूर पता है कि जो पिछले साल आप लाख रुपए में खरीद सकते थे ना, सरकार की बातों पर चलें तो इस बार आप 1,06,000 रुपए में वो चीजें खरीद पाओगे। लाख रुपए में अगर आप आलू खरीदते पिछले साल, तो इस बार वो 1,06,000 रुपए में मिलेंगे। सर जी 1,06,000 में जो मिलेगा, मेरे पास तो लाख ही है, मेरे पास तो 6,000 कम रह गए। मैंने कहा फिक्र मत कर मेरे बच्चे, थोड़े दिन इंतजार और कर, 10 साल इंतजार कर ले, लाख रुपए तेरे हजार हो जाएंगे। मतलब मैंने कहा फिर चल।
अभी तूने अपनी तिजोरी में लाख रुपए रखे थे, बहुत खुश, मैंने लाख रुपए तिजोरी में रखे हैं। अगले साल बेटे वो 1,06,000 में वो माल मिल रहा है जो पिछली बार लाख रुपए में मिल रहा था। अब आगे आ जा, अगले साल फिर 6% महंगाई बढ़ गई। इस बार वो 6% महंगाई बढ़ी किस पर है? 1,06,000 पर। मतलब इस बार 6,500 रुपए और आपके एक्स्ट्रा जुड़ गए। मतलब लगभग ये समझो कि आपने इस बार 1,13,000 रुपए कमाए होते, तो 1,13,000 में आप वो सामान खरीद पाओगे जो 2 साल पहले 1 लाख रुपए में खरीद पा रहे थे। अरे ये हो क्या रहा है? मैंने कहा कुछ नहीं, सब कंपाउंडिंग चल रही है। आपका पैसा रखे-रखे मट्टी कैसे होता है, बस ये पता चल रहा है। मैं आपको एक जीवंत उदाहरण देता हूँ। आपको एक जीवंत उदाहरण देता हूँ मेरे खुद के पिताजी का। हम जब छोटे थे ना, तो हमारे पिताजी सेविंग के नाम पर एलआईसी वालों को 2-5 हज़ार रुपए कुछ निकाल के दिया करते थे कि भाई ये 5 हज़ार रुपए की मेरी वो काट देना। एलआईसी वाले घर-घर पहुँच जाते थे, आपका मामा, फूफा, मौसा कोई ना कोई होता था कि भाई आजा हमारा एलआईसी करा दो। सबको जिंदगी का डर दिला-दिला करके एलआईसी वालों ने खूब भाई साहब लोगों की पॉलिसी काटी। हमारे पिताजी उस समय जब पॉलिसी के लिए पैसे देते थे, तो हमें बड़े घमंड से कहते थे और घमंड ये होता था कि बेटे एक दिन ये 2.5 लाख रुपए मिलेंगे। तुम्हारी शादी के समय तुम जब पढ़ने जाओगे ना, उस समय 2.5 लाख रुपए मिलेगा, मैं इतना पैसा लगा दूँगा। 2.5 लाख समझते हो? हमने कहा हाँ यार पापा, बिल्कुल समझते हैं। 2.5 लाख में तो पापा मैं मर्सिडीज ले लूंगा। भाई साहब वो 2.5 लाख रुपए शादी के दौरान तो कैटरिंग वाला केवल साई में ले गया कि सर वो 2.5 लाख रुपए का तो आपका वही बुक हो गया, सामियाना बुक हो गया। क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जो लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया था, वो धीरे-धीरे रखे-रखे मिट्टी होता जा रहा है। आपने आज लाख रुपए तिजोरी में जो रखे थे, आप विचार कीजिए 20 साल बाद उसका क्या होगा? 6% के हिसाब से महंगाई बढ़ रही है। मल्टीप्लिकेशन में सिंपल इंटरेस्ट वाली कैलकुलेशन कर रहे हैं तो वो 120 के बराबर चली गई। यानी कि ऑन एन एवरेज तरीके से कंपाउंडिंग करते हुए चला जाऊं 20 साल बाद, तो भाई साहब वो जो 2.5 लाख रुपए की वैल्यू होगी वो 1 लाख रुपए, यानी कि आज जो 1 लाख में खरीद रहे हो वो 2.5 लाख में खरीद पाओगे। पैसे की वैल्यू बच क्या गई? आपका पैसा चूरण हो गया। मतलब ये तो सर्वथा अनुचित है कि मैं अपने पैसे को तिजोरी में रखूं। तो भाई पहला मॉडल हमने जो समझा वो क्या है कि मैं अगर अपने धन को उठाकर तिजोरी में रखता हूं तो मेरे से बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। चलिए साहब, आप समझदारी की तरफ बढ़ते हैं। तो सर इसका मतलब तिजोरी रखना बंद? बिल्कुल बंद। अपनी माताजी से भी कहो, अपने पिताजी से भी कहो, किसी भी बंदे से कहो कि भैया पैसा तिजोरी में रख रहे हो, तो इसका मतलब आपसे बड़ा मूर्ख इस धरती पर कोई नहीं है। क्योंकि एक दिन ये मिट्टी हो जाना है, आपको ही नहीं पता चलेगा, गड़े धन के समान हो जाएगा, आपको भी नहीं पता चलेगा कहां चला गया। चलिए अब दूसरे पार्ट पर चलते हैं। दूसरा पार्ट क्या है? मैंने कहा था कि प्लॉट ले लो 20 साल बाद। देखो दुनिया का एक नियम सेट हुआ है, मतलब जो भारत के अंदर तो ये बहुत ज्यादा व्यापक है, और वो ये है लगभग 15 साल के अंदर जमीन की कीमत डबल के आसपास पहुंच रही है। देखो ये स्टैंडर्ड फैक्ट नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी लोग इस तरह से मानने लग रहे हैं कि जमीन अपने आप को 15 साल में डबल कर लेती है। मैं आपको एक नंबर बोल के चल रहा हूं, और वो ये है कि अनटिल अनलेस कोई हाईवे ना निकल जाए, कुछ ऐसी कंडीशंस ना आ जाए, जनरली जमीन जो है वो इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन को बीट कर देती है। जमीन में इन्वेस्टमेंट कुछ इस तरह का होता है, लेकिन उसमें बहुत सारी अनसर्टेनिटीज होती हैं। अनसर्टेनिटी सबसे बड़ी तो यही होती है, पता चले जमीन पर किसी ने कब्जा कर लिया। दूसरी ये होती है सरकार ने उसके ऊपर अधिग्रहण कर लिया, सरकार ने कुछ और कह के वहां से कोई और योजना निकाल दी, तमाम प्रकार की चीजें हैं। जमीन हाँ, लेकिन फिर भी इन्फ्लेशन को बीट करती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जमीन का जो भाव बनकर आएगा वो निश्चित आपको रिटर्न देगा। तीसरा, गोल्ड के बारे में मैंने बात करी। पेरेंट्स आपको गोल्ड के बारे में जानकारी देते हैं। मेरे प्यारे साथियों, जो गोल्ड है ना, पिछले 15-20 साल का रिकॉर्ड उठा के देखो, इवन आप 10-15 हजार साल पुराना भी रिकॉर्ड उठा के देखो। जैसे आज जो गोल्ड का भाव है, ये 6,000 साल में बना हुआ भाव है ना? तो आज अगर हम गोल्ड को उठाकर देखते हैं, अगर वो लाख रुपए का 10 ग्राम हो रखा है मान लीजिए, तो उसको बनने में 6,000 साल लगे, है ना? तो गोल्ड ने भी लेकिन मार्केट में जो अपनी वैल्यू पाई है, वो 9% ग्रोथ के हिसाब से पाई है। मतलब हर साल वो 9% के हिसाब से ग्रो हुआ है। इन्फ्लेशन को उसने बीट किया है। अगर एक एवरेज निकाल लें 10-15 साल का, फाइनेंशियल साइकिल्स होती हैं 4 साल की, 8 साइकिल की, 15 साल की, ऐसे साइकिल्स होती हैं, तो उसने 9% की रेट को एवरेज मीट किया है। कभी ज्यादा तो कभी कम, इतना दिया। लेकिन भारत जैसे विकासशील देश में अगर कंपनियों की ग्रोथ को देखा जाए, तो कंपनियों की ग्रोथ ने 12%, 15%, 18% एवरेज ग्रोथ गेन की है। मतलब पिछले 10-20 साल का आप रिकॉर्ड उठाकर देखें। कहां देखना है? निफ्टी में देखना है, सेंसेक्स में देखना है, ये होते क्या है, अगला लेक्चर इसी बात पर होगा। अगर आप उठाकर देखें तो एक औसत कंपनी अगर 20 साल से चल रही है, तो उस 20 साल से चल रही कंपनी ने निश्चित ही सारे बेंचमार्क तोड़े हैं। क्योंकि भारत की तरक्की 1991 से लेकर 2024 के इस पूरे कालखंड में 8%, 6 से लेकर 8% तो इंडिया ग्रो किया है, जिसमें इंडिया का हर सेक्टर, चाहे प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्शरी हो, सब मिलकर ग्रो किए हैं। इंडिया की खुद की ग्रोथ रेट जब 8% से है, तो कंपनियां तो ज्यादा ग्रो करती हैं ना, तभी तो जाकर के वो औरों को एवरेज आउट करती हैं। औरों को एवरेज आउट करती है मतलब एग्रीकल्चर को एवरेज आउट करती हैं, सर्विसेज को एवरेज आउट करती हैं, तो वो इस प्रकार से ग्रो की हैं। तो इंडिया की जो कंपनीज हैं जो शेयर मार्केट में लिस्टेड है, वो अगर 15-20 साल पुरानी है, तो उन्होंने उस चीज को बीट किया है। 12% एवरेज उन्होंने बीट किया। लेकिन फिर भी मुझे कैसे पता कि 20 साल ये कंपनी आज है और चलेगी या नहीं चलेगी? इसी के लिए तो मैंने कहा ना, लिटरेट बनने के लिए खबरें सुनते रहे। जैसे मैंने बताया, किसी ने सुन लिया होता उस दिन पेरिस क्लाइमेट डील, तो आज खेल गया होता, है ना? किसी ने उस समय सुन लिया था राजीव गांधी जी का डिजिटल इंडिया विजन, तो आज खेल गया होता। तो खेलने के लिए तमाम प्रकार के ऑप्शंस आपके पास हैं, ठीक है? तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई कि जो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, यानी कि जो आपका धन है, अगर वो आपने स्टॉक मार्केट में लगाया है, तो उस धन से आप निश्चित ही उन सब चीजों को बीट कर जाते हैं। अब मैं आपको इसके लिए एक टेबल दिखाता हूं, उस टेबल को आप देखें और उसके बाद इस बात को गहराई से समझने का प्रयास करें। ये जो 20-30-50 का नियम है ना, ये नियम क्या है इसके बारे में मैंने बता दिया। इसके ऊपर एक बहुत अच्छी किताब भी लिखी हुई है, अगर आपको चाहिए हो तो आप उसे देख सकते हैं, हम बता देंगे उसके बारे में। फिलहाल के लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, जरा इस बारे में विचार कीजिए। एक आदमी की 50,000 रुपए सैलरी है, हम नंबर लेकर चल रहे हैं। मैं इसमें उन लोगों को भी बताऊंगा जो 1,000 रुपए वाले हैं, वो भी चिंता ना करें। मैं आपको आपकी भी सेविंग्स बताऊंगा कि कैसे सेविंग्स के मायने होते हैं। सिंपल मैथमेटिक्स है। मान लीजिए किसी व्यक्ति की 50,000 रुपए सैलरी है, 12 महीने के अंदर 12 पंजू 60, 6 लाख रुपए उसकी ईयरली इनकम है। अगर आप इस नंबर को देख रहे हैं 6 लाख रुपए, और वो अपने महीने के खर्चे निकालकर 20% के हिसाब से यहां पर सेविंग करता है, एक साल के अंदर 2,40,000 रुपए। सिंपल सिंपल सी बात है, यही हमने कहा। और टेक्निकली कोई भी व्यक्ति खुद की ग्रोथ भी कंपनी के अंदर जब एक्सपेक्ट करता है, तो 10% की तो करता ही है। 6 लाख वाला अगले साल 6,60,000 पाएगा, 6,60,000 पाएगा, उसका 20% बचाएगा तो 2,71,000 रुपए बचाएगा। ऐसे करके एक
आदमी जिसने 6 लाख रुपए से नौकरी शुरू की थी साल की, जिसमें 50,000 रुपए महीने तनख्वाह थी उसकी, मैं ये सब मानकर चल रहा हूं आफ्टर टैक्स डिडक्शन। उसने टैक्स वैक्स सब जमा करा दिया, टैक्स ने तो बहुत बुरा हाल कर रखा है, वो तो सब हटा दो। फिर भी मैं ये मान रहा हूं कि उस आदमी के पास 50,000 रुपए आफ्टर टैक्स डिडक्शन आते हैं। अगर उसने पहले साल में 2,40,000 रुपए कमाए थे, अगले साल उसने 2,71,000 बचाए, इस तरह से वो कुल मिलाकर के बचत करता चला गया। जब वो कुल मिलाकर बचत किया और जब वो रिटायरमेंट तक पहुंचा, तो उसने अपने 20 साल के अंदर पूरी मेहनत से 1,70,00,000 रुपए की जोड़ की। यानी कि उसके पास जो धन बचकर आया 20 साल के अंदर, वो कितना बचा? 1,70,00,000 रुपए। मतलब ये सब प्रकार से उसने जोड़ा, जोड़ करके उसने अपने 20% के धन को अगर ऐड किया, तो वो यहां पर कितना बनकर आया? 1,70,00,000 रुपए, जिसमें उसने अपने लिए अगर सोचा कि मैं अब अपनी जिंदगी को आगे चलाऊं, तो मुश्किल से उस हिसाब से वो उसका कुछ नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि अल्टीमेटली उसके जीवन में उससे कुछ भी बचत नहीं होने वाली। अब दूसरा उदाहरण लेते हैं, और दूसरा उदाहरण है कि अगर यही व्यक्ति 12% की दर पर निवेश करता, यानी कि देश में जैसे स्टॉक मार्केट ग्रो कर रहा है, अगर वो ऐसे ही 12% के हिसाब से वो व्यक्ति ग्रो कर रहा होता, तो 2,40 जमा कराने वाले का पैसा 12% की दर से बढ़कर 2,67 हो गया होता। ऐसे ही 2,71, 2,08 हो गया होता। उसका हर साल का पैसा जो बढ़ रहा वो तो बढ़ रहा, प्लस जो 2,07 था उसका पहले, 2,67 था, उस पर भी कंपाउंडिंग होती जा रही है, क्योंकि इस पैसे को और जोड़ करके यहां पर 12% का लाभ मिल रहा है। ऐसा करके वो 4,26,00,000 रुपए बचा लेता। मतलब आप सोचिए कि जहां 20 साल में केवल धन जोड़ करके वो अगर 1,71,00,000 बना रहा है, 12% के निवेश से 4,26,00,000 वो बना ले गया। मतलब आपके लिए इन्वेस्टमेंट कितना जरूरी है, इसका अंतर आप इस बात से समझ जाइए। 1,71,00,000 बदल गया 4,26,00,000 में, जब वो 50,000 कमाने वाला व्यक्ति अपनी प्रोग्रेस के साथ साथ 20% अपनी कमाई का सेविंग में देना शुरू किया। तो नंबर्स आपके सामने कुछ इस प्रकार से निकल कर आए। तो उम्मीद है कि आप लोग इस बात को समझ पाए कि किस प्रकार से आपकी मनी के अंदर 2.4 गुने का अंतर ऑब्जर्व हुआ। खैर, अब आप में से कुछ कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिन्हें यह बात समझ में थोड़ा सा कम आ रही होगी कि हमारे लिए ये किस प्रकार से काम का है। तो मैं आपके लिए एक चीज यहां पर समझाता हूं। मेरे कहने से इन्वेस्टमेंट के अंदर एक लाइन समझ जाइए, सो दैट मैं आप लोगों को, और ये आप खुद भी कर सकते हैं। मुद्दा क्या है कि आपके साथ कोई बैठने वाला चाहिए जो इस बात के लिए आपके साथ खड़ा हो और बैठ करके बताए कि देखो क्या आप कर सकते हैं। आप में से जो 1,000-2,000 रुपए कमाने वाले लोग बाग हैं ना, वो भी इस बात को समझें कि 1,000-2,000 रुपए अगर मैं बचाता हूं, तो एक गूगल करिएगा आज ही जाकर के एसआईपी कैलकुलेटर, और सबको बताइएगा कि देखो ये कितनी बड़ी बात है। अगर मैंने सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट किया होता हर महीने 5,000 रुपए भी, आप देखिए, अगर आप 5,000 रुपए भी सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट कर रहे हैं और 12 साल के लिए 12% के हिसाब से मार्केट ग्रो कर रहा है, तो आप अपने लिए 20 साल की एज पाकर चलें, तो 20 साल में 5,000 रुपए मंथली जमा करने वाला व्यक्ति भी अपने लिए इन्वेस्टमेंट मात्र 12 लाख का करेगा, लेकिन वो 38 लाख रुपए पाएगा। यानी 12 लाख रुपए जो कुल जमा करेगा वो 20 साल में, वो 20 साल बाद 38 लाख रुपए जेब में लेकर जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, यदि आप 12% के हिसाब से भी सेविंग के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स में पैसा इन्वेस्ट, अब ये सब क्या होता है, म्यूचुअल फंड क्या होता है, स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कैसे होता है, एसआईपी कैसे ली जाती है ना, और मुझे केवल पोर्टफोलियो बनाना है, मुझे ट्रेड करना है, ये सब सिखाएंगे। लेकिन मेरा आज का जो सेशन है वो इस बात पर है कि मैं इन्वेस्टमेंट क्यों करूं। तो उसकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए मैंने आपके सामने एक एसआईपी कैलकुलेटर डाला है। आप उस एसआईपी कैलकुलेटर में अपने आप के 5,000 रुपए महीने भी बचाने की आदत डाल लें, और आप सोचिए कि मार्केट में इस समय जिस तरह से कंपनियां प्रोग्रेस कर रही हैं, अगर वो 15% के हिसाब से आपके सामने ग्रो कर जाएं, तो 15% के हिसाब से आपका यही रेवेन्यू 64 लाख रुपए होगा। आप में से बहुत से लोग जो इस समय मुझे सुन रहे हैं, हो सकता है कि उन्होंने अभी तक 5,000 रुपए इसलिए नहीं निकाले, ये सोच करके कि 5,000 की भी कोई सेविंग होती है क्या। जिस दिन मैं करूंगा बड़ा करूंगा, छोटे में अपना काम नहीं चलता, मैं काम को बड़ा ही करूंगा। जो बड़े करने वाली सोच रखने वाले लोग हैं ना, वो लोग इस बात को समझें कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। आप जितना लेट हो रहे हैं, आपका वो पैसा जो आप कभी किसी चीज में खर्च कर दे रहे हैं, अरे 5,000 की मुझसे सेविंग नहीं होती, मत सोचिए। वो 5,000 15% के हिसाब से आपको कमा के देने के लिए, जब आप सो रहे हो तब वो ग्रो करने के लिए तैयार बैठा है। अब आप में से कुछ लोग ये होंगे जो कहेंगे कि सर हमने तो 1,000 रुपए का कोर्स खरीदा था। मैं कह रहा हूं कि अगर आपने 1,000 रुपए का कोर्स खरीदा और ऐसे ही आप अगर 1,000 रुपए मंथली भी लगाना शुरू कर दिए 20 साल के लिए, तो मेरे प्यारे साथियों सोचकर देखो, 12 लाख एक राण में 1,000 रुपए 20 साल बाद आपके 15% के हिसाब से मिलकर आते हैं। मतलब विचारणीय तथ्य है कि जो व्यक्ति 1,000 रुपए भी अगर नहीं निकाल पा रहा है, तो सही मायने में वो कुछ काम नहीं कर पा रहा है। और 20 साल अगर आप शादी प्लान कर रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई प्लान कर रहे हैं, 1,000 रुपए मंथली निकालना, जबकि मैं ये मानता हूं कि जो आज 1,000 निकाल रहा है 10% अगली बार वो 1,100 निकालेगा, उससे अगली बार वो 1,500 निकालेगा, क्योंकि उसकी सैलरी बढ़ती जाएगी, वो इन्वेस्टमेंट में सेविंग बढ़ाता जाएगा। 1,000 रुपए बेयर मिनिमम सेविंग करने वाला। तो इन्वेस्टमेंट की अगर पावर आप समझ रहे हैं, तो आज के इस सेशन में आज का जो सबसे बड़ा टेक अवे है वो ये है कि पैसा किसी भी प्रकार से तिजोरी में नहीं रखना है, नंबर एक बात। नंबर दूसरा, उसके अलावा निवेश के कई ऑप्शंस हमारे पास हैं। उन निवेश के ऑप्शंस में हम इक्विटी में निवेश कर सकते हैं, उन ऑप्शंस में हमारे द्वारा निवेश जो है वो किया जा सकता है, आपके स्टॉक्स में निवेश किया जा सकता है। हमारे द्वारा निवेश के कई प्रकार के ऑप्शंस उपलब्ध हैं, लेकिन उन तमाम ऑप्शंस के अंदर भी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि हमें निवेश करना होता है। बस जो व्यक्ति निवेश करने पर विचार देना शुरू कर गया है, वो निश्चित ही अपने जीवन को सही राह दिखाने में कामयाब हो जाएगा। तो आप रियल एस्टेट में करें, गोल्ड में करें, डायरेक्ट में करें, एफडी में करें, कहीं भी आप निवेश करें, कुल मिलाकर निवेश करें। और इन निवेश में चूंकि मैं आपको शेयर मार्केट में निवेश के ज्ञान देने वाला हूं, और मेरा जो ज्ञान है वो इस मार्केट के अंदर इस तरह से है कि ये चीज रिटर्न अच्छे देती है, इसलिए आपके लिए ये सेशन आज का लाया गया है। तो उम्मीद है कि सभी साथियों को आज के इस सेशन में जो बातें मैंने बताई वो सब बातें इस कंटेंट में लिखी हुई हैं, लेकिन मैंने इन जनरल आपके पास में वो बात समझा दी है। अगर किसी भी प्रकार से आपको ये बात समझ में आई हो, तो जरूर कमेंट बॉक्स के अंदर अपना रिव्यू लिखें। जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से भी भविष्य में इसे साझा करें। फिलहाल के लिए इतना ही। आज पहला दिन था, और पहले दिन के अंदर हमारे एक्सपीरियंस और आपके एक्सपीरियंस, हमारे इंटरफेस को लेकर एक्सपीरियंस और आपके हमारे साथ के एक्सपीरियंस संभवतः ठीक रहे हो। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।